सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी प्रॉपर्टी है? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी जो ऑब्टेन होता है फ्रॉम द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो मैं मेंशन कर देता हूं, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नाउ सेकेंड पॉइंट हमें यह समझना है कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनका अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम करेंगे तो हमें ऑर्डर मिलेगा। तो मैं मेंशन कर देता हूं, इट इज द सम ऑफ पावर्स या फिर जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जो है दैट इज ए और उसके ए मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं और ये रिएक्ट हो रहा है रिएक्टेंट बी से जिसके बी मोल्स हैं, प्रोडक्ट सी जिसके सी मोल्स हैं, along with प्रोडक्ट डी जिसके डी मोल्स हैं। तो इसके लिए रेट इक्वल्स टू K, then concentration of A raised to X and concentration of B raised to Y। अब हमें यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली हम लोग तीन तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A कितना होगा, इट इज X। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B इट इज Y। देन टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इट इज X प्लस Y। अब ऑर्डर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ऑर्डर कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड समटाइम इट कैन बी नेगेटिव और फ्रैक्शन या फिर जिसको हम लोग डेसिमल्स बोल सकते हैं इज पॉसिबल। जब भी हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली रेंज ऑफ ऑर्डर इज -1 to 3। ऑर्डर अबव 3 इज नॉट नॉर्मली ऑब्जर्व्ड बट इज पॉसिबल। हम कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जहां पे मे बी ऑर्डर की वैल्यू 3 से ज्यादा आए। एट दैट टाइम हमें ये नहीं सोचना है कि ऑर्डर 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। यस, 3 से ज्यादा पॉसिबल तो है बट नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये सबसे पहला पॉइंट हमें ये समझना है कि ये कैसी प्रॉपर्टी थियोरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल है। इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मॉलिक्यूलरिटी को अगर सिंपल वे में बोलें तो इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलिजन कर रहे हैं जिससे रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, दैट इज एक्चुअली मॉलिक्यूलरिटी। और इसके लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उस रिएक्शन का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्टडी करना है जिससे हमें मॉलिक्यूलरिटी मिल सकती है। सो वी कैन से कि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है क्योंकि ऑन पेपर अगर इक्वेशन हमारे पास प्रेजेंट है तो उसको ऑब्जर्व करके हम लोग मॉलिक्यूलरिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? It is the number of atoms, ions or molecules participating in a chemical reaction। और ये क्या करेंगे, ये वही पार्टिकल्स हैं यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं जो आपस में कोलाइड करके केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करती है। सो वी कैन से इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन व्हिच अंडरगोस कोलिजंस टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। अब नॉर्मली मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो सकती है? जितने रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे मॉलिक्यूलरिटी उतनी होगी। अगर एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है देन इट इज यूनिमॉलिक्यूलर। 2 कर रहे हैं तो डाइमॉलिक्यूलर, 3 करेंगे तो ट्राइमॉलिक्यूलर। लेकिन अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे देन मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज मोर देन 3 रिएक्टेंट्स के बीच में जब कोलिजन होगा तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सबके बीच में हो जाएगा और एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और ये एनर्जी की वैल्यू सफिशिएंट नहीं है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी जितनी चाहिए उतनी अवेलेबल नहीं होगी बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ एनर्जी। इसलिए रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं है। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी की केस में मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू मोर देन 3 पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मली मॉलिक्यूलरिटी की रेंज होती है 1 से लेके 3 तक। तो मैं एक्सप्रेस कर देता हूं, मॉलिक्यूलरिटी रेंज इज 1 to 3। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH4NO2 it is undergoing decomposition and it is producing N2 plus 2H2। अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में एक मॉलिक्यूल है, दैट मींस रिएक्शन कौन से टाइप का होगा, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर। तो मैं मेंशन कर देता हूं
reactant is only one molecule, so it is unimolecular reaction. Second example, 2HI, it is also undergoing decomposition, प्रोडक्ट में मिल रहा है H2 plus I2. अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में दो मॉलिक्यूल्स हैं, सो इट इज बाइमॉलिक्यूलर. एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2NO plus O2 gives 2NO2. अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं रिएक्टेंट्स में एक्चुअली दो टाइप की मॉलिक्यूल्स हैं, वन इज NO एंड सेकंड वन इज O2. NO के दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. दैट मींस रिएक्टेंट्स में टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 3 मॉलिक्यूल्स. तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ट्राई या फिर टर्म मॉलिक्यूलर. तो यहां पे सिंपली अगर मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें सिर्फ केमिकल रिएक्शन के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को देखना है. इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए और रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स की कोफिशिएंट की वैल्यू जो होगी दैट इज मॉलिक्युलरिटी. अब हमें यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है, दैट इज अवर नोट. फर्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है? मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू जो है वो 3 से ज्यादा नहीं होती है. तो यहां मेंशन कर देता हूं, मॉलिक्युलरिटी डज नॉट एक्सीड्स 3. सिंस मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स इफ कोलाइड्स देन प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड. और बात याद रखनी है, कौन सी? मॉलिक्युलरिटी क्या नहीं हो सकती है? जीरो, फ्रैक्शन और नेगेटिव, तीनों में से कोई वैल्यू नहीं हो सकती है. जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन वैल्यू इन मॉलिक्युलरिटी इज नॉट पॉसिबल. तो ये दो पॉइंट्स हमें याद रखने. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी. ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी को आपस में कंपेयर करते हैं और उनके बीच में जो डिफरेंसेस है उनको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी प्रॉपर्टी थी? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी, while molecularity it is a theoretical property. Second, order of reaction किस पे डिपेंड करता है? It is obtained from rate law expression. And molecularity के लिए हमें क्या चाहिए? It is obtained from balanced chemical equation. Then normally order क्या होता है? It is sum of power of concentration terms in rate law expression. जबकि मॉलिक्युलरिटी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन. नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की रेंज क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेंज इज एक्चुअली इक्वल टू -1 to 3 एंड फॉर मॉलिक्युलरिटी रेंज इज 1 to 3. नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहां अप्लाई होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज applicable for both elementary and complex reactions. लेकिन मॉलिक्युलरिटी किस पे अप्लाई होती है? ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पे हम लोग मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते. यस, वी कैन आल्सो फाइंड आउट मॉलिक्युलरिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेप. अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हर एक स्टेप की मॉलिक्युलरिटी हो सकती है, बट ओवरऑल रिएक्शन की नहीं हो सकती है. तो मैं मेंशन कर देता हूं, मॉलिक्युलरिटी इज applicable ऑन एलिमेंट्री रिएक्शंस. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ये एक्चुअली असाइन होता है ओवरऑल रिएक्शन के लिए. अगर मॉलिक्युलरिटी को असाइन करेंगे तो वो एक्चुअली हर एक एलिमेंट्री स्टेप के लिए होता है. ओवरऑल रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी नहीं होती इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके लिए अप्लाई होता है? इट इज असाइंड फॉर ओवरऑल रिएक्शन. ओके, कंप्लीट रिएक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग. हर एक इंडिविजुअल स्टेप के लिए ऑर्डर फाइंड आउट नहीं करते. व्हाइल मॉलिक्युलरिटी के लिए क्या होना चाहिए? इट इज असाइंड फॉर ईच एलिमेंट्री स्टेप्स. अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो उस रिएक्शन मैकेनिज्म में जितने भी एलिमेंट्री स्टेप्स होंगे हर एक के लिए इंडिविजुअली हम लोग मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑर्डर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ऑर्डर कैन बी 0, नेगेटिव और फ्रैक्शन, जो कि मॉलिक्युलरिटी के केस में नहीं हो सकती है. मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी 0, नेगेटिव और फ्रैक्शन. ऑर्डर के केस में ऑर्डर की वैल्यू 3 से ज्यादा एक्सीड हो सकती है, राइट? लेकिन मॉलिक्युलरिटी के केस में ये पॉसिबल नहीं है. तो ये मेंशन कर देता हूं, ऑर्डर कैन एक्सीड 3 बट नॉर्मली इज नॉट ऑब्जर्व्ड. जबकि मॉलिक्युलरिटी के केस में वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट? मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट एक्सीड 3 बिकॉज ड्यू टू डिक्रीज इन एनर्जी अमंग द मॉलिक्यूल्स. अगर 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी होगी तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में. then that type of collision is not effective collision. प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल. ओके, सो यहां पे हम लोगों ने
मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बीच में कुछ डिफरेंसेस देख लिए। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री रिएक्शंस। अब नॉर्मली एलिमेंट्री रिएक्शंस जो हैं ये सिंपल रिएक्शंस होते हैं जो कि एक स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, और जनरली ऐसे रिएक्शंस का जो इक्वेशन होता है एग्जैक्टली रिएक्शन भी ऐसे ही फिनिश होता है। द सिंपल रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। तो मैं ये भी मेंशन कर देता हूं, इन एलिमेंट्री रिएक्शंस द molecule react exactly as the stoichiometric equation is written for the reaction। यानी रिएक्शन के लिए जो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा था दैट स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन के हिसाब से ही रिएक्शन कंप्लीट होता है। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल में इथेनॉल को हम लोग इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। इथेनॉल दैट इज C2H5OH। नाउ इट इज रिएक्टिंग विद इथेनॉइक एसिड दैट इज CH3COOH। इसमें एस्टर फॉर्म होगा दैट इज CH3COO C2H5 दैट इज इथाइल इथेनॉइड, एंड साथ में प्रोड्यूस होगा वाटर H2। नाउ सपोज ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को देख के हम लोग डायरेक्टली क्या क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे इसकी हेल्प से इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट यानी K। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल दैट इज C2H5OH raised to 1 because यहाँ पे 1 मोल है इथेनॉल, एंड concentration of acetic acid that is CH3COOH raised to 1। ठीक है, अब हमने यहाँ 1 जो रखा है एक्सपोनेंट, वो हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से यूज किया है। व्हाई? बिकॉज ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन। यहाँ पे डायरेक्टली बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सेकेंड, हम लोग इस इक्वेशन के लिए कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम यहां देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड उन दोनों की पावर 1 है। तो 1 है विथ रिस्पेक्ट टू इथेनॉल एंड 1 है विथ रिस्पेक्ट टू इथेनॉइक एसिड। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है इट इज 2। और फाइनली हम लोग लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं कि इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल इथेनॉइक एसिड के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एक्चुअली टोटल 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मॉलिक्युलरिटी जो है वो 2 हो जाएगी, यानी रिएक्शन बाई और डाई मॉलिक्यूलर है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। नाउ ये जो रिएक्शंस है ये एक स्टेप में नहीं होते हैं, एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होते हैं, और यहाँ पे जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने के लिए सीरीज ऑफ स्टेप्स चाहिए। तो मैं डिफाइन कर देता हूं। इन सच रिएक्शंस द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ओरिजिनल रिएक्टेंट occurs through a series of steps। यानी रिएक्शन को फिनिश होने के लिए मोर देन 1 स्टेप्स चाहिए। जैसा कि एलिमेंट्री में सिर्फ एक स्टेप में रिएक्शन फिनिश हो सकता है, यहाँ पे मोर देन 1 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और ये जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं इन्हें हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शंस बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं? ये उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म शो करते हैं। तो वी कैन राइट द सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस व्हिच गिव्स प्रोडक्ट is the mechanism of reaction। और इस मैकेनिज्म में रेट लॉ एक्सप्रेशन कौन से स्टेप पे डिपेंड करेगा? सो रेट लॉ एक्सप्रेशन इज obtained from the slowest step of reaction mechanism। और इसे क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 2H2 is reacting with 2NO and they are forming product that is 2H2O and 1 molecule of N2। अब ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, which also means कि ये रिएक्शन एक स्टेप में फिनिश होने वाला नहीं है। अब इसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो होता है दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स NO है रिएक्शन में, तो NO के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म N2O2 है। एक्चुअली दिस स्टेप इज फास्ट। नाउ सेकेंड स्टेप में ये जो N2O2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ फर्स्ट स्टेप में, ये हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। हमने इक्वेशन में देखा है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन यूज हुए, उनमें से एक मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्शन होगा। अब प्रोडक्ट में हमें मिलेगा वाटर एंड N2O एंड दिस सेकेंड स्टेप इज एक्चुअली स्लो। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बने थे, उसमें से एक मॉलिक्यूल सेकेंड स्टेप में प्रोड्यूस हो चुका है, लास्ट स्टेप। अब ये जो सेकेंड स्टेप में
N2O बना, वो अगेन हाइड्रोजन के सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट में N2 जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है और वाटर का लास्ट मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। एंड दिस स्टेप इज ऑल्सो फास्ट। फर्स्ट हम लोग यूज करते हैं एग्जाम्पल का जो इक्वेशन है, यानी हमें मैकेनिज्म अगर नहीं पता है, इन दैट केस रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, R इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू 2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेज टू 2। इन केस हमें मैकेनिज्म नहीं पता है और हमने डायरेक्टली इक्वेशन को यूज करके रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा। अब इन दिस केस ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4, करेक्ट, 4 हो जाएगा। एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, 4। यस, मॉलिक्यूलरिटी भी 4 हो जाएगी। ऑर्डर 4 इसलिए होगा क्योंकि हाइड्रोजन का पावर 2 है और NO जो है इसका भी पावर 2 है, तो इनको ऐड करके हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा 4। और मॉलिक्यूलरिटी के लिए हम लोग जो इक्वेशन देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको अगर यूज करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलरिटी 4 मिलेगी, बिकॉज हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं रिएक्ट कर रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO के साथ। बट हमें पता है कि नॉर्मली ऑर्डर जो है वो 3 से एक्सीड नहीं करता है और मॉलिक्यूलरिटी को भी 3 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट की है फ्रॉम दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन, इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। तो अभी हमें अगर करेक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है तो हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, स्लो वाला, यस, सेकंड वाला, स्लो वाला। तो इसके लिए हम लोग दोबारा से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, दैट इज R इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K देन कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 रेज टू 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू 1। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये एक्सप्रेशन देख के लगेगा कि ये एक्सप्रेशन जिस इक्वेशन के लिए है उस इक्वेशन में हाइड्रोजन तो है लेकिन N2O2 नहीं है। बट N2O2 कैसे फॉर्म हुआ, बाय द हेल्प ऑफ दिस 2 NO मॉलिक्यूल। और ये जो स्टेप था एक्चुअली स्लो था, दैट मींस ये सेकंड स्टेप जो है इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बेसिस पे बनता है, जो मैकेनिज्म का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। और फाइनली अब हम लोग ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट इज 2 एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, इट इज ऑल्सो 2। तो इन दिस वे हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन चाहिए। ओके, अब एक आखिरी चीज, जैसा कि मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक्चुअली ओवरऑल रिएक्शन के लिए होता है। दैट मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकेंड स्टेप की बेसिस पे हमने जो फाइंड आउट किया दैट इज अप्लीकेबल फॉर दिस होल रिएक्शन। बट मैंने मॉलिक्यूलरिटी जो अभी लिखी है 2, इट इज ओनली फॉर सेकेंड स्टेप। हाँ, इट इज ओनली फॉर सेकेंड स्टेप। मैं फर्स्ट स्टेप के लिए भी मॉलिक्यूलरिटी एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो फर्स्ट स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, इट इज ऑल्सो 2। और जो लास्ट स्टेप है दैट इज थर्ड स्टेप, उसके लिए भी मॉलिक्यूलरिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो 2। तो हर एक इंडिविजुअल स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी अप्लीकेबल है। और यहाँ पे हमने देखा कि ये तीनों स्टेप्स में मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन के लिए ऑर्डर 2 है। और बिना मैकेनिज्म के यूज किए अगर हम लोग मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें जो वैल्यू मिल रही थी दैट वाज 4, व्हिच इज इनकरेक्ट।